हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। सो आई होप आप सभी अच्छे हैं और रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अपनी स्टडीज़ एकदम सही तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो जस्ट टू रिकॉल, लास्ट हमने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं आप लोगों का चैप्टर क्लास 10th का सीबीएसई का जो चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस, उसको मैं आपकी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रही हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक है तो उसी से हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ तक कर चुके हैं 5.2.3 तक। आज का टॉपिक है ये है 5.2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, पेज नंबर 84। तो आज हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे, उसका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन। जस्ट टू रिकॉल, आई क्विकली रिवाइज इट। हमने पढ़ा था कि हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके टाइप्स होते हैं होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये सारे टाइप्स होते हैं। होलोजोइक में हमने अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो किस तरह से फूड को इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, सिमुलेट करता है और एक्सक्रीट करता है। तो ये होलोजोइक के ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो आज हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो उसका मेन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनको हम एक बार देखते हैं। माउथ से ये स्टार्ट होता है। ये एक तरह से जब ये इवोल्यूशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ तो उसमें एक था ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। मतलब जैसे ये भी एक तरह से ट्यूब ही हो गई, माउथ से स्टार्ट होगा, ये ट्यूब जैसा ही स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स आएंगे और ये पूरा एक ट्यूब और फिर लास्ट में एनस। तो एक ओपनिंग इधर है माउथ से, माउथ, और एक ओपनिंग है एनस। एनस लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये एक जो इवोल्यूशन के टाइम पे जो एक बेसिक ये इस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ था। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बोलते हैं इसको, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इमेजिन इन अ सिंपलर वे, जैसे ये सपोज दिस इज, और इसके अंदर एक और ट्यूब है। तो ये तो आपने जैसे लेंथ ऐसे ही लिया है, बस इसी का ही ये इसी तरह से मुड़ जाता है, अलग अलग फॉर्म ले लेता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में इस तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक मशीन होती है, मशीन में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं और उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, तो उसका जो टोटल जो इफेक्ट होता है वो जो मशीन होती है वो उस पर होता है और वो फंक्शन करती है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसमें सबसे पहले माउथ है। माउथ के अंदर एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है, टीथ है। माउथ की जो कैविटी होती है उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। और फिर ये कंटिन्यू होती है फूड पाइप में, ईसोफेगस, इसका साइंटिफिक नेम है ईसोफेगस, या फिर इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। और फूड पाइप फिर या ईसोफेगस जो होता है वो ओपन अप होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक, उसको बोलते हैं स्टमक। और स्टमक आगे जाके एक ड्यूडनम में ओपन होगा, ड्यूडनम से फिर वो कंटिन्यू करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्चुअली इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ऐसी कॉइल्ड, टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से पैक्ड रहता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आगे ओपन अप होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन फिर बाद में एनस के थ्रू बाहर की बॉडी के बाहर ओपन होता है। तो एनस है इसका लास्ट पार्ट, जहाँ से कि अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट फूड पार्ट जो होता है वो बाहर रिमूव हो जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये था। और इसके एलिमेंट्री कैनाल, ये है हमारी बॉडी का एक बेसिक एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल के साथ 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। एक है लिवर होता है जिसमें कि बाइल जूस सिक्रीट होता है, बाइल बनता है। बाइल जूस जब सिक्रीट होता है वो एक गॉल ब्लैडर नाम के एक स्ट्रक्चर में स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर वो बाइल को स्टोर करता है। बाइल जूस का भी फंक्शन क्या है ये हम पढ़ेंगे बाद में। और फिर एक आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास यहाँ पे एक होता है स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है
उसका भी फंक्शन है डाइजेशन में। और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो ये 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास। तो इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो फूड के डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ एक अपेंडिक्स नाम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल मतलब जिसका कि अब कोई फंक्शन नहीं है। ये हर्बीवोर्स में इसका फंक्शन होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई रोल नहीं है, लेकिन ये होता है, अपेंडिक्स है ये, राइट। सो ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ what is the holozoic mode of nutrition in human beings। ह्यूमन बींग्स में कैसे ये प्रोसेस फैसिलिटेट होता है, कैसे ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है। और एक चीज़ और है कि अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स डायरेक्ट प्लांट्स को ही खाते हैं। और प्लांट्स में हमें पता है कि सेल्यूलोज होता है, जो प्लांट सेल होता है उसके आसपास एक वॉल होती है, सेल वॉल, उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज का डाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है। कार्निवोर्स मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो मीट का डाइजेशन सेल्यूलोज के डाइजेशन से जल्दी हो जाता है, इसलिए ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ छोटा होता है। और क्योंकि जो डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस यहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सेल्यूलोज चूँकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन्स लंबी होती है कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स से। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना। जब भी हम खाना खाते हैं तो माउथ में हम जैसे ही फूड को इंजेस्ट करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये आप हमेशा याद रखना, ये 5 स्टेप्स होती हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ होल फूड इन द माउथ। तो माउथ में हम जैसे ही खाना लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुंह में पानी आना। नाउ व्हाट इज़ दिस मुंह में पानी आना, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली वो पानी जो है, जो वाटर है, जो माउथ वाटर करता है, तो वो सलाइवा होता है। और सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होना शुरू होते हैं जैसे ही माउथ में फूड आता है। और टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हमें जो फूड में अलग अलग टेस्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका एहसास दिलाते हैं। बिटर है, या फिर जैसे कोई भी खाना है वो मीठा है या फिर कड़वा है या फिर नमकीन है, या फिर जो भी उसका कैसा टेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम टेस्ट बड से एक्सपीरियंस करते हैं। और सलाइवा से, जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है। एंजाइम आपको अगर याद है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि जो भी फूड होता है वो तो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत, और हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत उनको फूड को हमें एकदम सिंपलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना होता है। तो ये सब ये एंजाइम्स की हेल्प से होता है। फूड हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है और फिर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होगी तो उसको एकदम मॉलिक्यूलर लेवल में लाना होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स तक पहुंचना होगा, और मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये काम सिर्फ एंजाइम्स के हेल्प से ही हो सकता है। तो हमारे मुंह में ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, माउथ में ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। आपको मालूम है कि जो फूड है उसमें फूड के कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स, ये सब फूड के थ्रू हमारे फूड में होते हैं। और हमारी बॉडी में उसका जब फूड हम खाते हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स का अलग अलग एंजाइम्स जो होते हैं वो उनको स्मॉलर सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को डाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो इसी तरह से सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, सबसे पहला जो सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है सलाइवा में, उसका फंक्शन है जो फूड में स्टार्च होता है उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देना।
और जो फूड होता है वो थॉरोली सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, स्लाइमी हो जाता है, चिकना हो जाता है और उसको बोलस बोलते हैं। तो बोलस जो होता है, अब वो हम उसको स्वॉलो करेंगे तो टंग बोलस को फूड पाइप की तरफ धकेल देती है और हम उसको स्वॉलो करते हैं। तो स्वॉलोइंग मतलब निगलना, खाने को निगलना, तो वो बोलस बोलते हैं उसको। बोलस जैसे ही ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इसमें पेरिस्टालसिस की हेल्प से खाना नीचे की तरफ धकेला जाता है जब तक कि वो स्टमक में एंटर ना कर जाए। तो पेरिस्टालसिस होता है। व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस? पेरिस्टालसिस को बोलते हैं rhythmic regular contraction of the muscular tube which helps in pushing down the substance which is present in it in the forward direction मतलब यहाँ पे ये फूड आगे की तरफ जाएगा, स्टमक तक जाएगा। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी है कि पेरिस्टालसिस का जो मूवमेंट होता है वो हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बिल्कुल भी नहीं अफेक्टेड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड का इस मूवमेंट पे कोई भी किसी भी तरह का असर नहीं होता है। ये बॉडी के अंदर मसल्स का मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका अपना एक नेचुरल फंक्शन है कि इसके अंदर कुछ भी है। जैसे ये एक ट्यूब है, इसके अंदर फूड आया तो यहाँ से जैसे इस तरह से, जैसे सपोज़ ये एक फूड है और इसको ये इस तरह से टाइट होगा और फिर लूज़ होगा, फिर टाइट होगा, फिर वो लूज़ होगा, तो फूड पीछे की तरफ, इसे आगे की तरफ पुश होता जाएगा, राइट। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे आई ड्रॉ इट ओवर हियर, जैसे ये एक ईसोफेगस है और अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन लें तो ये हमें कैसे दिखेगा? ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे जैसे ये फूड है और ये मसल है, ये पूरा मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे फूड होगा और ये इतना ऐसे इतनी सी कैविटी होती है और इसके अंदर से फूड पुश डाउन होता है, राइट। तो यहाँ पे ये फूड ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और फूड नीचे की तरफ पुश डाउन हो जाएगा, यहाँ से फूड नीचे की तरफ पुश डाउन हो जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन फिर से यहाँ से आ जाएगा, ये फिर फूड यहाँ पे पुश डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो ये होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये नेचुरल होता है, इस पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है। तो खाना इस तरह से नीचे पुश डाउन होता है, स्टमक में आ जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? माउथ में डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सलाइवरी अमाइलेज से जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। फूड जो है वो स्लाइमी हो चुका है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुका है टीथ की हेल्प से, और फिर वो बोलस के फॉर्म में पेरिस्टालसिस से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाता है। सो राइट नाउ स्टमक में क्या होता है? स्टमक एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जितना जैसे अगर हम खाना, जैसे ये क्या होता है, बड़ा भी हो जाता है फिर नॉर्मल, तो इट्स ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये अमाउंट कितना है खाने का उस हिसाब से ये फिर बड़ा या फिर नॉर्मल साइज़ में रह सकता है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है, अंदर वाली लाइनिंग, जैसे हमने बोला ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टमक की जो अंदर एक लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। म्यूकस एक सब्सटेंस होता है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करता है डाइजेस्टिव जूसेस के एक्शन से। जैसे स्टमक में हमें पता है गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होती हैं। स्टमक में जैसे ही ये बोलस एंटर करेगा तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड जो होता है वो सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम सोचेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाएगी। नहीं, वो स्टमक की लाइनिंग म्यूकस से प्रोटेक्टेड रहती है। जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। तो गैस्ट्रिक जूसेस में HCl एसिड होता है
और जैसे ही फूड उसमें अंदर आता है तो बोलस जब आता है तो बोलस में जितने भी, क्योंकि हमें पता है जो बैक्टीरियाज होते हैं सब जगह होते हैं, तो इनिशियल एक्शन जो होता है ये फूड में जितने भी ये बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ये सबको भी किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अलावा ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो, और इसके अलावा एक और एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको कि हम बोलते हैं पेप्सिन। सो the digestion in the stomach is taken care of by gastric glands present in the wall of stomach. These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin. तो एक पेप्सिन होता है वो भी रिलीज होता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस का प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको वो प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका एक फंक्शन होता है कि ये एक एसिडिक मीडियम बना देता है स्टमक के अंदर। और इसके अलावा वो एंजाइम पेप्सिन जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन का डाइजेशन। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन करता है। तो एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, राइट। Now what other functions do you think is served by the acid? एसिड का और क्या फंक्शन हो सकता है? म्यूकस का हमें पता है कि म्यूकस विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नहीं तो अगर जब हम खाना नहीं खाते हैं तो ये एसिड, कई बार हमारा पेट जो होता है काफ़ी देर तक हम अगर कुछ खाना नहीं खाते हैं तो ये एसिड सिक्रीट होते ही रहते हैं, स्टमक तो अपना काम करता ही, तो एसिडिटी हो जाती है। ये आपने सुना होगा कई बार कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी हो रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इसलिए हमें जो मील्स हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसका जो इंटरवल होता है बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर एसिडिटी हो जाती है। ये HCl एसिड की वजह से ये होता है, राइट। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। सो फिर इसके बाद में क्या होता है, तो ये सारे डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। फूड बोलस स्टमक में आया और स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस में HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है, राइट। तो आज का जो चैप्टर है आज हम बस यहीं तक करते हैं। कल के चैप्टर में हम लेंगे फूड का आगे क्या होता है, वो फिर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा, फिर वो कैसे ड्यूडेनम के थ्रू मूव करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, और फिर कैसे अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। सो फॉर टुडे आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। आप लोग यहाँ तक इसको फिर से पढ़ें। 5.2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जस्ट यू कैन रीड दिस, और ये पैराग्राफ करके यहाँ तक आप पढ़ें, इस तक 85, राइट, टिल हेयर यू कैन रीड। बाकी हम कल पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया ये। सो वील अगेन मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय चिल्ड्रन, बाय।